यानी कि अब मेरा जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर मुझे चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जब बनेगी तो टैक्स लायबिलिटी के बाद क्या आएगा, टैक्स क्रेडिट, डोनेशन। समझी बात? फ्रंट पेज पे यानी कि मुझे डोनेशन की भी एक टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अदर इनकम, जो ऊपर उसने टेबल में अदर इनकम दी है उसके अंदर क्या कुछ शामिल है? डिविडेंड शामिल है 1,74,000 का। दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 30,000 डिडक्टेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। हाँ जी, अदर ऊपर दी गई अदर इनकम के अंदर यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर 1,74,000 का डिविडेंड शामिल है। क्या करो इसका? है क्या करो इसको? हाँ, टैक्स के नजदीक डिविडेंड इनकम किधर जाती है? डिविडेंड इनकम, FTR, इंटरेस्ट इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड इनकम जाती है FTR में। तो यहां पे जब मैं बनाता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड FTR। ठीक है, ये किसी और हेड ऑफ इनकम में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम होता है। ठीक है, तो डिविडेंड आया एज ए FTR के तौर पे। तो उसने क्या किया, डिविडेंड को ऐड कर दिया इस प्रॉफिट के अंदर। तो टैक्स क्या डिविडेंड को इसमें ऐड किया हुआ मानता है? वो तो कहता है भाई इसकी ट्रीटमेंट ही अलग है। तो उसने इसमें ऐड किया, मैं क्या कर दूं प्रॉफिट में, तो यहां लेस करूंगा डिविडेंड। कितनी अमाउंट उसने ऐड की है? 1,74,000। 174 से लेस करूंगा। और यहां पे मैं जब भी लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? ग्रॉस अमाउंट। तो इसका ग्रॉस अप करें, 174 ये ज़कात कटी हुई है, जमा ज़कात डिवाइडेड बाय 0.85, कितना बना है? ज़कात कितनी है? 174 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 0.85, कितना बना? 2,40,000। 2,40,000 मेरी डिविडेंड आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी यानी कि डिविडेंड आ गया अगर मेरे पास, तो इसका क्या मतलब है कि पहले टोटल इनकम निकालूंगा, टोटल इनकम में से FTR लेस करूंगा और फिर टैक्सेबल इनकम निकालूंगा। तो टोटल इनकम आएगी पहले यहाँ पे, इसमें से लेस करूंगा FTR डिविडेंड, और हो सकता है कोई और भी आ जाए, तो फिर जाके मेरी टैक्सेबल इनकम बनेगी, टैक्सेबल इनकम। तो FTR डिविडेंड यहाँ 240 से मैंने लेस भी कर दिया। ये मैं थोड़ा सा रिवर्स चल रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ मेरे सामने आ रही है मैं आगे उधर ला रहा हूँ। नॉर्मली हम सवाल करेंगे उधर से इधर, ये तो अभी मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, तो फिर इस वजह से उधर से इस तरह से जा रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं करना कि अब उसमें पैटर्न में तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अब याद हो जाना चाहिए। ये फिल कर रहा हूँ तो साथ साथ उधर एंट्रियां करी जा रहा हूँ कि कहाँ पे एंट्री आनी। गेन ऑफ 6,60,000 ऑन द सेल ऑफ शेयर्स इन आकाश प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर 2021। और भाई जो उसकी अदर इनकम है उसमें उसने आकाश प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स बेचने का गेन भी शामिल किया हुआ है। 60% ऑफ द शेयर्स इन APL आर ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। AC परचेज दी शेयर इन जून 2010। आकाश लिमिटेड के 60%, आकाश प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर किसके पास है?
फेडरल, तो ये प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक है? पब्लिक है। तो ये जो शेयर्स बेचे और नफा कमाया, ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ट्रीटमेंट होगी कि सिक्योरिटीज की? सिक्योरिटीज। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो गेन था 6,60,000 कहाँ ऐड कर दिया? इसमें ऐड कर दिया। तो टैक्स वाला ये मानता है? अच्छा, टैक्स वाला ये नहीं मानता तो सबसे पहले गेन निकालें, 660 लेस कर दिया। टैक्स वाला क्या मानता है यहां पे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटी। कितना? 660। यानी कि सिक्योरिटी इज अ सेपरेट ब्लॉक। तो यहां पे एफटीआर लेस किया था, तो यहां पे अब मैं सिक्योरिटी भी लेस कर दूंगा सेपरेट ब्लॉक। कितनी? 660। टोटल इन टैक्सेबल इनकम पे जाने के लिए। लग रही समझ अब बातों की? कैसे उसने एक क्वेश्चन के अंदर, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, उसने कैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, डिविडेंड भी डाल दिया और उसने बाकी चीजें भी डाल दी। और याद रहे, ये सबसे आसान सवाल है, 2024 से पीछे आए अगर आइए चले। अभी अदर इंफॉर्मेशन भी है जो नीचे दी है इसने, ठीक है? अभी अदर इंफॉर्मेशन भी है। अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं। अ सेकेंड हैंड प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द फ्रांस एट ए कॉस्ट ऑफ 25 लाख। लो जी, 25 लाख का प्लांट इंपोर्ट कर लिया सेकेंड हैंड। कहां से? फ्रांस से। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है कि नहीं है? है? सेकेंड हैंड प्लांट है, सेकेंड हैंड प्लांट है। आखिरी फैसला क्या है? सोच लो एक बार फिर, पक्की बात। यानी कि आपके मुताबिक इसमें इनिशियल अलाउंस लगेगा? वाकई लगेगा? लगा दे, ठीक है जी, लगेगा। भाई सेकेंड हैंड प्लांट बाहर से आया ना, अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ परचेज करता तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। तो इट मींस इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लगेगा, ठीक है? विद होल्डिंग टैक्स ऑफ रुपीज 1,50,000 वाज डिडक्टेड एट द इंपोर्ट स्टेज। उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया था इंपोर्ट स्टेज पे। ये इसकी आएगी जब लाइबिलिटी हम निकालेंगे, उससे आगे बात। द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2001। सितंबर 2001 में प्लांट इंस्टॉल हुआ था। तो सितंबर से लेके जून तक की डेप्रिसिएशन लगाएंगे या पूरे साल की? पूरे साल की, ठीक है? AC incurred rupees 3,75,000 on the installation of plant, which is included in administrative and distribution expenses. ऊपर दिए गए एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसने वो 3,75,000 ऐड कर दिया जो कि प्लांट की इंस्टॉलेशन पे लगा था। ऐसे ही हुआ है ना, यही लिखा है। तो क्या वो होना चाहिए था उसमें ऐड? क्यों? क्योंकि वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो रहा था। प्लांट की कॉस्ट, तो जब प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना था तो उसने क्या होना था? डेप्रिशिएट। उसे क्या होना है? डेप्रिशिएट होना है। तो 3,75,000 उसने क्या किया? एक ही टाइम पे सारे का सारा इसके अंदर एक्सपेंस कर दिया। तो मैं क्या कर दूं? क्या कर दूं? ऐड बैक करेंगे ना यार, खर्चा है ना, गलत खर्चा बुक कर लिया ना। तो क्या था? इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट 375, ठीक है? 375 से ये ऐड कर दिया। अब यहां पे सारी बातों से मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे से ये चाह रहा है कि भाई टैक्स की डेप्रिसिएशन भी निकालो। तो अब मैं यहाँ टैक्स की डेप्रिसिएशन लेस करूँगा वर्किंग नंबर 2 करके, जो कि बहुत ही आसान है। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट क्या थी प्लांट की? 25 लाख की। इंस्टॉलेशन कितनी थी? 375 की। कितने का पड़ा? 2875 का। पहला साल है, इनिशियल अलाउंस पड़ा 25% पे। कितना? कितना?
718 का इनिशियल अलाउंस पड़ा और डेप्रिसिएशन कितनी बनी? क्या रेट है डेप्रिसिएशन का प्लांट का? 15%। 2875 में से 718 लेस करके 15% निकालें डेप्रिसिएशन, 324 की डेप्रिसिएशन बनी। और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू साल के एंड पे क्या बनी? 2875 माइनस 718 मनफी 324, 1833। तो टैक्स डेप्रिसिएशन जो मेरी बनी इनिशियल अलाउंस की मद में वो बनी 718 और डेप्रिसिएशन मेरी बनी कितनी? 324। ठीक है। जो खर्चा प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना था वो उसने गलती से सारे का सारा पहले से ही लेस कर दिया। उसको क्या किया मैंने? ऐड बैक कर दिया। उसे ऐड बैक कर दिया और फिर नीचे जाके उसको डेप्रिशिएट कर दिया। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 34 लाख वर चार्ज टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। However, for the tax purposes, it has to be amortized over the period of 5 years. हाँ जी, प्री कमेंसमेंट पढ़े थे ना हमने। उसने क्या किया है कि प्री कमेंसमेंट का जो खर्चा है 34 लाख वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को इकट्ठा चार्ज कर दिया है, लेकिन टैक्स वाले क्या करते हैं? इसको 20% को अमोर्टाइज। तो क्या करेंगे हम? 20%? हाँ, एवरी ईयर 34 लाख का 20% हर साल 5 सालों में खत्म हो जाएगा। जिस साल इनकर हुआ उस साल से स्टार्ट कर देना 34 लाख, 5 सालों में खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करूं अब? इसकी ट्रीटमेंट बताएं मुझे कोई। 34 लाख को यहां पे प्री कमेंसमेंट लेस कर दूं मैं 3400 का 20%, कितना? 680। और 34 जो उसने लेस किया उसका क्या करूं? लिखा तो हुआ है उसने 34 लाख पर चार्ज टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज नहीं हुआ है ना? तो फिर इसे क्या करें? पक्की बात है, सोच ले। भाई वो चार्ज तो हुआ है अकाउंटिंग प्रॉफिट को, लेकिन कौन से साल के? 10 के। तो मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा है? 12 का। तो क्या इसको चार्ज हुआ है? नहीं, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 20% चार्ज करेंगे। ठीक है, 2010 में चार्ज हुआ है ना, उसकी चेंजिंग थोड़ी कर रहा हूं मैं। 2010 को सेट करते टाइम तब कर लिया होगा सही। मैं तो 2012 के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर इसी में करता तो फिर ऐड बैक करके 20% लेस करता। अगर 34 लाख इसी साल में खर्चा किया होता उसने और इसके अंदर डाला होता, फिर 34 ऐड करता और 680 लेस करता। ठीक है, लेकिन ये पुराना खर्चा था। टैक्स डेप्रिसिएशन अदर देन इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी 19 लाख, यानी कि टैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा अदर की 19 लाख भी है, तो वो इसके अंदर ऐड कर दी। और आगे इनकम टैक्स डिडक्टेड अंडर द कस्टमर्स 153 एंड एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 14 लाख एंड 2 लाख। ये सारी वो 14 और 2 वो वाली बातें हैं जो टैक्स लायबिलिटी से आगे जाएगी। तो ये पूरा क्वेश्चन देखने के बाद पता चला कि ये इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस जो था, सैलरी इसकी है कोई नहीं इस बंदे की, तो ये उसका बिजनेस था फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो असगर का इनकम फ्रॉम बिजनेस बना यहाँ पे कितना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दें, इसकी यहाँ फिगर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेस कर दें, उसकी ये फिगर आ जाएगी। उसमें ऐड और उसमें ये लेस करें तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में चले जाएगी। फिर उसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमने ऑलरेडी ले लिया, डिविडेंड हमने ऑलरेडी ले लिया। ये कितना बना?
कौन सा? वो एक्सपेंस था एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का, ठीक है, लेकिन वो 10% उसके रेवेन्यू के लिहाज से ना एडवर्टीजमेंट, लेकिन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट उसने की कोई नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंस कोई नहीं, वो हुआ होता तो हम उससे रिलेट करते हैं 10% के साथ, वो खर्चा ही नहीं हुआ। 6647 ले जी, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनी 6647, कैपिटल गेन ऐड करें और ये डिविडेंड ऐड करें, कितनी बनी? टोटल इनकम कितनी बनी? 7547। इसमें से 240 और 660 लेस कर दें, 6647 आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एनटीआर वाली, फिर उस पर आप टैक्स क्रेडिट डोनेशन का निकालेंगे। ओह यस यस, गुड। ये दोनों लेस होंगी 664, और इसमें से ज़कात भी लेस होगी। लेस ज़कात कितनी है? 30। ये सारी चीजें निकाली तो फिर जाके आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 6617। ये वैसे मैंने इकट्ठी तीनों लेस कर दी है, लॉजिकली ये तीनों इकट्ठी लेस नहीं होती, आपने पहले ये दो लेस करनी है तो टोटल इनकम आएगी, उस टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करना है तो फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। फॉर्मेट ये है, मैंने ज़रा जल्दी में इकट्ठा लेस कर दिया। फॉर्मेट ये है कि पहले दोनों टोटल इनकम ये लेस करनी है, टोटल इनकम आएगी, उसमें से ज़कात लेस करनी है, टैक्सेबल इनकम आएगी। ये मैंने इकट्ठा करके 6617 आ गया। इसके ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो आपने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकाल लेनी है, टैक्स लायबिलिटी, और उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट आ जाएगा डोनेशन के ऊपर। डोनेशन का टैक्स क्रेडिट क्या है? फॉर्मूला क्या था? A/B इंटू सी। ए क्या आएगा? लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी क्या था? लोअर ऑफ जो अमाउंट रेट और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, उनमें से जो लोअर है वो, तो वो यहाँ पे सी में डाल के आपने टैक्स क्रेडिट लेस कर देना, ठीक है। इस सवाल को आगे जाके पूरा करें घर जाके आज। हमने बेसिकली कैश में उसे पे कर दिए थे ना, यहां पे आते मार्केट कैश में, जब वो कैश में पे कर दिया तो सारा ही डिसअलाउ हो गया।